नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पीच को शेयर करने जा रहा हूँ। इस 15 मिनट के छोटे से स्पीच के थ्रू आपको एक ऐसे इंसान की लाइफ स्टोरी को जानने का मौका मिलेगा जिसने अपनी लाइफ की स्टार्ट कोक की बोतलों को बेचकर खाना खरीदने से की थी और बाद में चलकर इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांड कंपनी एप्पल बना दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एप्पल कंपनी को बनाने वाले स्टीव जॉब्स की 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में दी गई स्पीच को सुनेंगे। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपके जीवन के बहुत से प्रश्नों का उत्तर देने में सामर्थ है। यह स्पीच आपको अपने जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी। यह स्पीच वैसे तो इंग्लिश में है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा से संबंधित हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस स्पीच का हिंदी वर्जन सुनेंगे। तो स्पीच को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पर मैं स्वयं को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया है और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन के इतने समीप पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बहुत अधिक कुछ नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में है। रीड कॉलेज में प्रवेश लेने के 6 महीने के अंदर ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहा। तो प्रश्न यह है कि मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। वास्तव में इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मेरी जन्म देने वाली माँ एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट छात्रा थी और वह मुझे किसी और को गोद लेने के लिए देना चाहती थी, लेकिन उनकी यही इच्छा थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। इस प्रकार सब कुछ सेट था और मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने अंतिम क्षणों में डिसाइड किया कि उन्हें एक लड़की चाहिए। इसलिए तब आधी रात को मेरे माता पिता, जो तब वेटिंग लिस्ट में थे, को कॉल करके बताया गया कि हमारे पास एक अनपेक्षित बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। बाद में मेरी जन्म देने वाली माँ को पता चला कि मेरी माता कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है और मेरे पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं है, इसलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरे होने वाले माता पिता के मुझे कॉलेज भेजने के वचन देने के कारण वह मान गई। इस प्रकार मेरी जिंदगी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई और 17 वर्ष बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई में खर्च होने लगी। 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं दिखाई दिया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ और कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज किस तरह मुझे इसमें मदद करेगा। और यहाँ मैं अपने माता पिता की जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करता जा रहा था। इसलिए मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का निर्णय लिया और यही सोचा कि जो भी होगा अच्छा होगा। उस समय तो सब कुछ मेरे लिए बहुत डरावना था, लेकिन मैं जब बीते हुए समय में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया तो मेरा जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मुझे जो क्लासेस करना पसंद थी वह मैं करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे दोस्तों के कमरों के ज़मीन पर सोना पड़ता था। मैं कोक की बोतलों को बेचकर उससे मिलने वाले पैसे से खाना खरीद कर खाता था। मैं प्रत्येक रविवार को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि सप्ताह में कम से कम एक दिन पेट भर कर खा सकूं। यह करना मुझे अच्छा लगता था।
मैंने अपने जीवन में जो भी अपनी जिज्ञासा और इंट्यूशन की वजह से किया वह बाद में मेरे लिए बहुत ही अनमोल साबित हुआ। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। शायद उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी अर्थात सुलेख सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया गया था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना आर्टिस्टिक था कि इसे विज्ञान द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह मुझे बहुत ही आकर्षक लगा। उस समय तो कोई ऐसा विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर बना। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी की क्लास में प्रवेश ही नहीं लिया होता तो मैक में कभी मल्टी टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट्स ही नहीं होते, और क्योंकि विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में यह सब कुछ नहीं होता। अगर मैंने कभी कॉलेज से ड्रॉप आउट ही नहीं किया होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की वो क्लासेस ही नहीं कर पाता, और फिर शायद पर्सनल कंप्यूटर्स में जो फॉन्ट्स होते हैं वह नहीं होते। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद जब मैं बीते हुए समय में देखता हूँ तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा जो अभी हो रहा है वह आगे चलकर किसी न किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में विश्वास रखना होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर, अपने कर्म में, या किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना है कि आगे चलकर ये डॉट्स कनेक्ट होंगे। आपको अपने दिल की सुनने की हिम्मत देगा उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे, और यही बात आपको अन्य लोगों से अलग बनाएगी। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। मेरी दूसरी कहानी लब और लाश के विषय में है। मैं सौभाग्यशाली था, मैं जिस चीज़ से प्यार करता था वह मुझे जल्द मिल गई। वाज और मैंने अपने पिता के गराज से एप्पल की शुरुआत की, तब मैं 20 वर्ष का था। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी 1 साल पहले ही हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटॉश रिलीज की और मैं 30 साल का हो गया था और मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी, हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल सब कुछ ठीक प्रकार से चल रहा था, लेकिन फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगी। बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंची और उन लोगों ने उसका साथ दिया। इस प्रकार 30 साल की आयु में मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल दिया गया और पब्लिकली निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब सब कुछ खत्म हो चुका था।
और यह पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। मुझे वास्तव में अगले कुछ महीनों तक कुछ नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से स्वीकार करके मैंने अपने पहली पीढ़ी के उद्योगपतियों को नीचा दिखाया है। मैंने डेविड पैकर्ड और बॉब नोयस से मिलकर सब कुछ ऐसा हो जाने पर उनसे माफ़ी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था। एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने की भी सोची, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो करता हूँ उसके लिए मैं अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने एक बार फिर से शुरू करने की सोची। तब मैं देख नहीं पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। इस आज़ादी की वजह से मैंने अपने जीवन की सबसे क्रिएटिव पीरियड में जा सका। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार स्टार्ट की, और इसी दौरान मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने विश्व की पहली एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और इस समय यह विश्व का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में फिर से चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई तकनीक का प्रयोग करती है। अब लॉरेन और मेरा एक सुंदर सा परिवार है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा है, लेकिन मेरे विचार से इसे हर एक मरीज को ज़रूरत होती है। कभी कभी ज़िंदगी आपको इसी तरह ठोकर मारती है। आप अपना विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं यह आपको जानना जरूरी है। जितना अपने प्यार को जानना जरूरी है, उतना ही उस काम को खोजना भी जरूरी है जिसे आप सच में करना पसंद करते हों। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा होगा और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का एक ही तरीका है कि आप वो करें जिसे आप वास्तव में एक बड़ा काम समझते हों, और बड़ा काम करने का एक ही तरीका है आप वो करें जो करना पसंद करते हों। यदि आपको वो काम अभी तक नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर चीज़ के साथ होता है, जब वो आपको मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा। और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है, वह समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के विषय में है। जब मैं 17 वर्ष का था तो मैंने एक कथन पढ़ा था जो कुछ इस तरह था, यदि आप अपनी ज़िंदगी का हर दिन कुछ इस तरह जिए कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किसी न किसी दिन सच साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक अद्भुत इम्प्रेशन डाला और तब से मैं पिछले 33 साल से मैं प्रत्येक सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और स्वयं से एक ही सवाल करता हूँ, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही करूँगा जो मैं करने जा रहा हूँ। यदि आंसर्स लगातार कई दिनों तक ना में होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा, यह मुझे अपने जीवन में कई बड़े निर्णय लेने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। क्योंकि जब मैं एक बार मृत्यु के बारे में सोचता हूँ तब सारी अपेक्षाएं, सारा गर्व, असफल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही शेष रहता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले ही पता चला मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 पर मेरा स्कैन हुआ जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्नाशय में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे इससे पहले यह भी नहीं पता था कि अग्नाशय क्या होता है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास 3 से 6 महीने ही बचे हैं। और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है।
और अब मेरे पास 3 से 6 महीने ही बचे हैं और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और अपनी सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। यानी डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी कि वह सभी चीज़ें जो आप 10 साल में करने वाले थे वह बचे हुए दिनों में कर लीजिए, क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप सभी को गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरी आंत में एक इंडोस्कोप डाला गया और सुई की मदद से मेरे ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। उस समय मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी वहां उपस्थित थी और उसने बताया कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह रो पड़े थे, क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गए थे कि मुझे एक बहुत ही विशेष प्रकार का अग्नाशय का कैंसर हुआ है, जो कि सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई और मैं अब सौभाग्य से ठीक हूँ। मृत्यु के इतने समीप इससे पहले मैं कभी नहीं पहुंचा था और उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दशकों तक वहां पहुंचूं भी नहीं। यह सब देखने के बाद मैं और भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई मरना नहीं चाहता है, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वह भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। फिर भी मृत्यु वह स्थान है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई बचा नहीं है और ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही एकमात्र इस जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हैं, पर ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ कर दिए जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सत्य यही है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीने में व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात को सुनने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब बात सेकेंडरी है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने अपने लिए हमेशा यही मांगा है और अब जब आप सभी ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। यानी हिंदी में कहें तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे रहिए का मतलब यहाँ यह है कि आप कुछ करने के लिए हमेशा पैशनेट रहें, और यहाँ मूर्ख रहने का मतलब यह है किसी चीज़ को किसी भी तरीके से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिए। अगर आपको यह लगता है कि आप सब कुछ पहले से ही जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्पीच से अपने जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए एक मोटिवेशन ज़रूर मिला हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्पीच। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमारी बहुत बड़ी हेल्प होगी। धन्यवाद दोस्तों।